हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए क्लास 12th में, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है चैप्टर 2 का, तो उसी न्यूमेरिकल की सीरीज में इसके पहले जो है अभ्यास के प्रश्न खत्म किया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में आज से शुरू होगा अतिरिक्त अभ्यास का जो प्रश्न है एनसीईआरटी का, वो सॉल्व कराया जाएगा। तो उसमें से जो है 2.12 जो क्वेश्चन है, मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलाम का आवेश अवस्थित है, -2 × 10⁻⁹ कूलाम एक छोटे से आवेश को बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 003 सेंटीमीटर से बिंदु R 069 से होकर बिंदु Q इसका निर्देशांक दिया हुआ 04 सेंटीमीटर 0 तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो है हमने फिगर बना दिया है ताकि कम समय में सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ समझने की बात यह है कि क्या आपसे कहा जा रहा है, तो 8 मिली कूलाम का एक आवेश है, ठीक है, जो मूल बिंदु पर अवस्थित है। मूल बिंदु का मतलब आप जानते हैं कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो अगर हम एक्सिस बनाए तो ये जो है 3 अक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, P, Q और R 3 बिंदु लिया है, 3 अक्ष पर लिया है। ठीक है, यानी कि 3 अक्ष के अलांग लिया है, कह सकते हैं। तो मूल बिंदु आपका जो है, ये मान लीजिए कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु होगा O, मूल बिंदु O है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए मूल बिंदु। ठीक है, अब उसके बाद से मूल बिंदु पर कितने माइक्रो कूलाम का आवेश है भाई, 8 कितने मिली कूलाम का आवेश है, 8 मिली कूलाम का आवेश है। ठीक है, तो Q = 8 मिली कूलाम जो है रख दिया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अवस्थित है। अब कह रहा है कि जो है -2 × 10⁻⁹ कूलाम का जो आवेश है एक छोटा सा, वह कहां पर रखा हुआ है, P पर रखा हुआ है। तो P कहां पर है भाई, इसका निर्देशांक दिया हुआ है। तो कैसे आप जो है फिगर को बनाएंगे ये पहले समझिए। तो अब देखिए यहाँ पे निर्देशांक जो दिया हुआ P का 003 दिया हुआ है। तो पहली वैल्यू x अक्ष पे होती है, दूसरी वैल्यू y अक्ष पे होती है और तीसरी वैल्यू z अक्ष पे होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 0 है, मूल बिंदु पे ही रहेगा, लेकिन z अक्ष पे जो है कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मूल बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी ये लिया गया है, लगभग अंदाज से लिया गया है। ठीक है, आप जो है स्केल से बना सकते हैं 1, 2, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये जो है 3 सेंटीमीटर पे मान लिया गया। तो यहाँ पर बिंदु P अवस्थित है जिसका निर्देशांक लिखा गया है। ठीक है, से अब यहाँ पर कौन सा है, -2 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश यहाँ बिंदु P पर लाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से उसको उठा करके और किसके थ्रू, R से होकर के Q तक लाया जाता है। ठीक है, तो अब जो है कार्य तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु पर 8 मिली कूलाम का आवेश पहले से ही है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से -2 × 10⁻⁹ कूलाम के आवेश को उठा के R पे लाया गया और R से फिर कहाँ लाया जा रहा है, Q पे लाया जा रहा है। तो अब R का निर्देशांक जरा देख लीजिए क्या लिख रहा है भाई, तो R का निर्देशांक 069 लिख रहा है। तो पहली वैल्यू तो x की 0 है, x अक्ष पे यानी कि मूल बिंदु पे ही रह जाएगा, और y अक्ष पर कितना है, 6 सेंटीमीटर चलना है। y अक्ष आपका जो है y अक्ष ये है आपका, ठीक है, y अक्ष ये है, तो अब इस पर आप 6 सेंटीमीटर चलेंगे। यानी कि इसका मतलब कि अगर हम लोग इस पे मिलाएं यहाँ ला करके, तो ये कहाँ पे मिलेगा, 6 सेंटीमीटर पे मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि y अक्ष पर कहाँ, 6 सेंटीमीटर, यानी कि y अक्ष पर कितना चलना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और उसके बाद से z अक्ष पे कितना चलना है, 9 सेंटीमीटर, तो z अक्ष पे 9 सेंटीमीटर आपको चलना है। तो इधर आप दिखाएंगे क्या, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, और इधर अगर आप देखेंगे इस अक्ष पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो कोऑर्डिनेट बनेगा आपका 6 और 9, और 0 मूल बिंदु पे है ये। ठीक है, तो ये R का निर्देशांक हो गया, यानी कि यहाँ पे बिंदु है। ठीक है, और आवेश कहाँ जा रहा है भाई, फिर Q तक आ रहा है। तो Q का निर्देशांक आपका दिया हुआ देखिए 0, 4 और 0। तो 0 का मतलब x की वैल्यू यानी कि मूल बिंदु पे ही है, ये x अक्ष पे नहीं चल रहा है। ठीक है, y अक्ष पर बिल्कुल चल रहा है क्योंकि दूसरी वैल्यू y की होती है, तो 4 सेंटीमीटर y पे चलना है। तो y पे 4 सेंटीमीटर चला यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए, तो अब इसको मिलाएंगे यहाँ से। ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर
जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से 0 है, यानी कि जेड एक्स पे चलना ही नहीं, मूल बिंदु पे है, यानी कुल मिला के ये कहाँ पर क्यू टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है अब -2 माइक्रो 2 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश यहाँ से शुरू हुआ चलना, और आपने चला करके यहाँ आर पे लाया, आर से क्यू पे लाया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि किया गया कार्य बता दीजिए, ठीक है। तो अब जो है मूल बिंदु पर जो आवेश है वो कितना है, 8 मिली कूलाम का है। तो 8 मिली कूलाम को आप कूलाम में चेंज करेंगे, ठीक है, एमकेएस में। तो मिली कूलाम तो 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलाम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आर से होकर क्यू तक ले जाने वाला जो आवेश है वो क्या है, आर से क्यू तक लाया जाता है, यानी कि पी से शुरुआत होती है आर, और आर से क्यू तक लाया जाता है। तो ले जाने वाला आवेश को मान लेते हैं Q0 है, ठीक है, या Q0 आप पढ़ेंगे। तो Q0 कितना है, -2 × 10⁻⁹ कूलाम। इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब जो है P की आरंभिक स्थिति देख लेते हैं कहाँ है, और Q की आरंभिक स्थिति देख लेते हैं कहाँ है, क्योंकि R से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। R से इसलिए मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो वैद्युत बल होगा वो आरक्षी होगा, ठीक है, यानी कि जो है ये वाला जो R है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इस बिंदु पे आएगा भी तो बल का कोई असर नहीं पड़ेगा, बल कम अधिक नहीं होगा, आरक्षी होगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो R से कोई मतलब नहीं है। तो हम किसकी स्थिति देखेंगे भाई, हम P की स्थिति देखेंगे, और किसकी स्थिति देखेंगे, Q की स्थिति देखेंगे। क्यों, क्योंकि कार्य बराबर होता है W बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान R होता है। तो R क्या होता है भाई, Q1 Q2 के बीच की दूरी होती है। तो ऐसे P और Q के बीच की दूरी हमको चाहिए, ठीक है, P और Q के बीच की दूरी। तो स्थिति देखेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आप P की स्थिति देखेंगे और Q की स्थिति देखेंगे। तो आरंभिक स्थिति P की कितनी है, तो R1 मान लेते हैं, वेक्टर से डिनोट करेंगे भाई R1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक R1 कितना है, 3 के कैप का मतलब क्या हुआ, कि आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो x अक्ष के अलांग i कैप होता है, y अक्ष के अलांग j कैप होता है, और z अक्ष के अलांग क्या होता है, k कैप होता है, ठीक है। तो अब अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो R1 = 3k, देख लीजिए 3 z अक्ष पे कितना है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 3 हो गया। इसके साथ डायरेक्शन लगेगा, ठीक है, k और सेंटीमीटर, ठीक है, 3k कैप सेंटीमीटर। अब इसको अगर आप जो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर हट गया, और मैग्नीट्यूड केवल 3 है, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर से आप क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे, क्योंकि हम केस में लेना है आपको। तो 10⁻² से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R1 की वैल्यू आ गई, यानी कि O से इसकी दूरी आ गई, ठीक है। अब उसके बाद से Q की स्थिति देखेंगे, तो ये अंतिम स्थिति होगी ना किसकी, आवेश की, ठीक है, क्योंकि यहां से चलना शुरू किया, R पे गया और R से Q पे आ गया, अंतिम स्थिति हो गई। तो Q की अंतिम स्थिति, ठीक है, R2 मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो R2 = क्या हो जाएगा, 4J होगा। अब आप कहेंगे 4J क्यों होगा, बस वैसे ही वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसके अलांग यूनिट वेक्टर क्या होता है, J होता है, और इसके अलांग यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, 4 है, तो क्या लिखेंगे, 4J सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो R2 का अगर मैग्नीट्यूड आप लिखते हैं तो R2 = 4 मैग्नीट्यूड है इसका, इनटू इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल दीजिए, तो वही कहानी, 10⁻² से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वैद्युत क्षेत्र चूंकि क्या है, आरक्षी है, ठीक है। तो जो है R पे अगर R से होकर के Q तक तो जा रहा है, लेकिन R बिंदु का कोई इफेक्ट नहीं होगा बल पर, ठीक है। तो अब जो है आवेश Q0 को P से Q तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा, वास्तव में कहां से कहां ला रहे हैं, P से Q ला रहे हैं, लेकिन रास्ता कौन सा है, P से R और R से Q। तो ये बिंदु P पर अगर जाएगा भी और P से R तक आएगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि वैद्युत बल क्या है, आरक्षी है, इसलिए P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य हो क्या हो। तो अब किया गया कार्य जो है WPQ अगर हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, फार्मूला आपके सामने है, W = 1/4πε0 होता है। तो यहाँ पर भी 1/4πε0 तो होगा ही होगा, ठीक है। और अब देख लीजिए Q1 के जगह पे आपका Q0 है, देखिए, यानी Q0, ठीक है, पहला आवेश, ठीक है। तो यहाँ Q0 लिख दिया, और दूसरा आवेश जो है देख लीजिए, आवेश Q माना गया है, ठीक है, 8 मिली कूलाम को। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा आवेश Q होगा, और ब्रैकेट ऑफ, अब देख लीजिए चूंकि ये स्थिति सदिश को दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1/R की जगह पे लिखेंगे R2 - 1/R1, इसलिए लिखेंगे कि दो बिंदु के बीच का जो है स्थिति आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि दूरी वही होगी आपकी। तो 1/R2 - 1/ क्या होगा, R1 होगा, ठीक है। अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹ होगा, ठीक है।
इंटू क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी -2, -2 इंटू 10 का पावर -9, ठीक है। और इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। और इंटू अब देख लीजिए ब्रैकेट में जो आपने लिखा है R2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आपके पास R2 की वैल्यू देख लीजिए, ये आपका है 4 इंटू 10 का पावर -2 माइनस R1 की वैल्यू है आपकी ये आपका R1 की वैल्यू है, आप देख लीजिए 3 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है। अब उसके बाद से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो WPQ इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है। ये 16 और 16 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि 9 इंटू 60, ये भी माइनस के साथ होगा, और इंटू 10 का पावर, अब देख लीजिए 9 है, यहाँ -9 है, तो खत्म हो गया, ठीक है। और ये क्या बच गया भाई, -3 बच गया, ठीक है। तो 10 का पावर क्या हो गया -3 इंटू, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग जो है एलसीएम ले लें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे 3 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है। और माइनस ये यहाँ जाएगा, तो 4 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा -2 अपॉन 4 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है। ये आपका हुआ ब्रैकेट वाला सोल्यूशन, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर जो है 10 टू द पावर 2 है, यहाँ पे भी 10 टू द पावर 2 है, बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, 10 टू द पावर 2 से एक 10 टू द पावर 2 कट जाएगा, तो सिर्फ एक बचेगा। तो अब अगर और ज्यादा सोल्यूशन आगे अगर लिखा जाए तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 16 9 144, ठीक है, और गुणा 10 टू द पावर -3 इंटू यहाँ पे 1/10 का पावर -2 निकल जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा भाई, ये देखिए 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 3 माइनस 4 क्या होगा -1 अपॉन, यहाँ देख लीजिए 4 3 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो यानी कि -1/12 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो WPQ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, आप देख लीजिए 144, ठीक है, और बटा ये देख लीजिए 12, इसको लाइए यहाँ पे, और गुणा ये ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 का पावर -1 हो जाएगा सिर्फ, तो 12 बार में कट जाएगा 144, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 का पावर -1। इसको अगर आप इसको और ज्यादा अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा, क्योंकि 10 से भाग होगा, तो 1.2 क्या आ जाएगा जूल। तो देख लीजिए कि आवेश को -2 इंटू 10 का पावर -9 कूलम आवेश को P से R और R से Q तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 1.2 जूल के बराबर कार्य करना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.13, ठीक है। बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर यहाँ पे छूट गया है, घन के केंद्र पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक घन है, तो चलिए एक घन हमने बना लिया, ठीक है। घन क्या है, ABCD EFGH, ये पूरा क्या है आपका घन है, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष पर, तो शीर्ष ये बनता है इसका, ये शीर्ष 2 3 4 5 6 7 8, कितने शीर्ष बन रहे हैं इसमें, 8 शीर्ष बन रहे हैं, यानी कि 8 आवेश जो है रखा हुआ है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब कह रहे हैं कि इस आवेश विन्यास के कारण इसके केंद्र पर, जैसे एक डब्बे की कल्पना कीजिए जो वर्गाकार हो, ठीक है, तो उसका केंद्र बीच में होगा उसके खाली जगह में, ठीक है, और सारे केंद्र पर क्या रखे होंगे, आवेश रखे होंगे, तो कितने कॉर्नर होंगे उसके, जो है 8 कॉर्नर होंगे, तो यानी कि बराबर आवेश प्लस Q क्या है,
सभी कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 8 आवेश के कारण उसके केंद्र यानी कि बीच में जो केंद्र होगा, जो हवा में होगा, स्पेस में होगा, तो उस पर जो है आपको वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र क्या कर देना है, ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो अब फिगर दिमाग में भी बनाइए और फिगर यहाँ पे आपका बना भी हुआ है, क्योंकि ये फिगर 3D है, ठीक है, और ये 2D में बना हुआ है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अब क्या किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, तो इस ए पर जो आवेश रखा है उसके कारण जो है केंद्र ओ पर विभव निकालेंगे, फिर बी के कारण केंद्र पर विभव निकालेंगे, फिर सी पर रखे आवेश के कारण केंद्र ओ पर विभव निकालेंगे, फिर डी पर रखे आवेश के कारण केंद्र ओ पर विभव निकालेंगे। इस तरह से करके जितने भी शीर्ष पर आवेश रखे गए हैं सबके कारण बिंदु ओ पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, बीजगणितीय योग किया जाता है, तो निकल के आ जाएगा कि परिणामी वैद्युत विभव कितना होगा केंद्र ओ पर, ठीक है। केंद्र ओ पर कहने का मतलब कि घन के केंद्र पर, ठीक है। तो अब जो है विभव निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, जरा ये लिख लीजिए। V बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं 1/4πε0 और Q/R होता है, ठीक है। तो अब क्या है, Q आवेश है और इस आवेश से कितनी दूरी पर आप देखना चाहते हैं विभव को, ठीक है, तो वो दूरी क्या होती है, R होती है। तो यहां से आप कह रहे हैं कि A से O की दूरी पर, यानी कि A से O के बीच कितनी दूरी होगी ये आपको पता होना चाहिए, और जो है A पर कितना आवेश रखा हुआ है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जो है ये निकाल के देखते हैं। तो घन के प्रत्येक, अब ये सारी चीजें लिखी गई हैं, हमने पहले से लिख रखा है इसलिए कि कम टाइम में सॉल्व किया जा सके। घन की भुजा कितनी है, बी जो है लंबाई है इसकी, ठीक है, भुजा की। अब जो ये बी होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि सारी भुजाएं इसकी कितनी है, 20 बी है भुजा इसकी, ठीक है। घन के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश कितना रखा हुआ है, तो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब जो है पृष्ठ ए बी जी एच का विकर्ण जरा देख लीजिए, यानी कि फ्रंट का ए बी जी एच, यानी कि जो सामने दिख रहा है फ्रंट, ठीक है, वो कैसा होगा, वर्गाकार होगा, ठीक है। तो उसका विकर्ण जब आप खींचेंगे तो एक जो है शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाएंगे, एच से बी को क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये आपका जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा है ये इसका क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहा है। अब पीछे वाला ये भूल जाइए, अभी सामने वाला क्या, सिर्फ वर्ग, अगर इसको काट के निकाले तो वर्गाकार निकलेगा, तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाएंगे तो एच बी मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद से जो है तो इसका विकर्ण एच बी हो गया। अब एच बी अगर निकालना हो तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो है प्रत्येक कॉर्नर कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अब जो है यहां से अगर आप देखेंगे त्रिभुज को, देखिए एच ए बी, त्रिभुज एच ए बी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब ये विकर्ण निकालेंगे ना आप, तो विकर्ण यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग, ठीक है। तो अंडर रूट में अगर जो है लिखेंगे एच बी का, यानी कि कर्ण अब ये आप कहेंगे सिंगल, अगर इसको आप ऑपरेट करते हैं, निकालते हैं तो एच बी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इसको अगर आप लंब बनेंगे तो ए एच का वर्ग, ठीक है। तो अब देख लीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए जरा, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, बी है, और ए एच की वैल्यू भी कितनी है, बी है, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ेगा तो 2b स्क्वायर होगा, और बी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, ठीक है। तो एच बी की वैल्यू निकल के आ गई b√2, ठीक है, यानी कि ये आपका विकर्ण निकल गया फ्रंट वाला, ठीक है। अब उसके बाद से अभी इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो घन है वह 3D है, बीच में उसके क्या है, खाली जगह है, और खाली जगह में बिंदु वो होगा, ठीक है। तो वहां की दूरी हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो अब घन का जब विकर्ण निकालेंगे तो घन का विकर्ण कहाँ बनेगा, घन का विकर्ण एच से सी को मिलाएंगे। कल्पना करके देखिए दिमाग में फिगर बना के कि एक आपके सामने वर्ग है और उसमें बीच में खाली जगह है, आप एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिला रहे हैं, तो कौन सा मिलेगा भाई, एच से सी को मिलाएंगे, ठीक है, और फिर किसको मिलाएंगे, ई से बी को मिला दीजिए, तो दोनों कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे एक दूसरे को, बीच में स्पेस में, तो वो ओ पर क्रॉस करते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। किसका केंद्र हो गया, तो इस घन का केंद्र हो गया, ठीक है। तो अब वही एच सी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, देखिए एच सी अब निकालेंगे आप। तो एच सी निकालने के लिए देखिए वही पाइथागोरस का प्रमेय फिर से लगाएंगे, एच सी बराबर, अब देखिए एच बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग कैसे होगा, एच सी का वर्ग, एच सी का वर्ग, यानी कि ये देख लीजिए एच सी यानी कि एच बी का वर्ग, पहले एच बी का वर्ग, ठीक है, ये और प्लस ये, तब ये भी क्या बनेगा आपका, एक समकोण त्रिभुज बनेगा,
देख लीजिए एच बी सी, ये भी क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। मिला करके देखिए विकर्ण को, आंख बंद करके जरा कल्पना करके देखिए वो फिगर को, तो ये समझ में आएगा कि एच बी का वर्ग और प्लस बीसी का वर्ग हम लिखेंगे। तो एच बी का वर्ग और प्लस क्या लिखेंगे, बीसी का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वैल्यू आप पुट करेंगे, इसीलिए एच बी की वैल्यू निकालने की जरूरत यहाँ पहले पड़ी, एच बी जो हम लोग फ्रंट से निकाले। ठीक है, तो अब जो है चूंकि हम लोग को चाहिए क्या, एच सी, तो एच सी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए एच बी का वर्ग, एच बी का मान पहले से आ चुका है, ये देखिए बी अंडर रूट 2 है, तो एच बी के जगह पे क्या रख दिया, बी अंडर रूट 2 रख दिया, और प्लस बी सी, तो बी सी तो सिंपल है भाई, ये कितना है, बी है। ठीक है, तो बी, अब देख लीजिए इसका जब आप वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू 2 होगा, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 मिलेगा, और बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर मिलेगा, तो कुल मिला के कितना होगा, 2b स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा, बी स्क्वायर। तो अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 2b स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर अंडर रूट में होगा। कैसे होगा, 3b स्क्वायर अंडर रूट में होगा, तो b तो बाहर निकल जाएगा, 3 अंडर रूट में रहेगा, तो b अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकाल लिया आपने, जो है एच सी, यानी कि इस जो है घन का विकर्ण आपने निकाल लिया। पहले क्या निकाला था, वर्ग जो सामने था उसका जो है कर्ण आपने निकाला था, विकर्ण निकाला था, अब घन का जो है विकर्ण आपने एच सी निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद से अब एच से ओ की जो दूरी होगी ये आधी होगी ना, क्योंकि ये वर्ग है, तो ओ एच और ओ सी बराबर होगा। ठीक है, और चूंकि इस पे भी एच पे भी आवेश रखा हुआ है, सी पर भी आवेश रखा हुआ है, तो आधी दूरी कर दिए तो एच ओ बराबर ओ सी होगा, एच ओ बराबर क्या होगा, ओ सी, और बराबर इसका आधा होगा एच सी का, यानी कि टोटल का क्या होगा, आधा होगा, तो एच ओ बराबर ओ सी बराबर एच सी अपॉन 2, यानी कि इसका आधा होगा। तो अब इस एच सी का मान यहां से रख दीजिए, बी अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, एच ओ बराबर ओ सी, यानी कि एच ओ का भी मान कितना होगा, बी अंडर रूट 3/2 होगा, और ओ सी का भी मान कितना होगा, बी अंडर रूट 3/2 होगा। ठीक है, अब उसके बाद से आप तो जो है दो आवेश के लिए तो आपने निकाल दिया, एच पे जो आवेश रखा है और सी पे जो आवेश रखा है, केंद्र से कितनी दूरी है ये तो पता चल गया, आवेश सही है तो हम विभव निकाल सकते हैं। लेकिन दो से नहीं निकालना है, बल्कि सभी कॉर्नर पे जितने भी आवेश रखे हैं उनसे दूरी हमको ओ की चाहिए। ठीक है, तो अब इसी प्रकार जो है हम लिख सकते हैं क्या कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ ई बराबर ओ जी बराबर ओ एफ बराबर ओ डी, यानी कि सभी के सभी कॉर्नर से दूरी है। देखिए ओ ए यानी कि यहां से ओ ए देख लीजिए, और ओ बी, और देखिए ओ ई, ओ जी, ओ एफ, ये सब ओ से ही कॉर्नर की क्या है, दूरी है, और वास्तव में ये सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, तो एच ओ के बराबर होंगे, यानी कि एच ओ के ही बराबर होंगे। सारी की सारी ये दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी, किसके, एच ओ कहिए या ओ सी कहिए, इनके बराबर ही होगा। और ये ऑलरेडी पहले से आ चुका है बी अंडर रूट 3/2, तो इसके जगह पे लिख देंगे बी अंडर रूट 3/2, यानी कि सब की दूरी ओ से, यानी कि सभी कॉर्नर की दूरी ओ से आपने पता कर लिया कि बी अंडर रूट 3/2 होगी। अब बिल्कुल आसान हो गया, सभी के सभी कॉर्नर पर आवेश तो क्यू ही रखा हुआ है, तो हम अब विभव में जो है क्यू की जरूरत पड़ेगी, आवेश की जरूरत पड़ेगी, तो आवेश हम लोगों को यहाँ से पता ही है क्यू है, और दूरी आपने निकाल ही लिया आर कितना आ गया, बी अंडर रूट 3/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, घन के प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी अंडर रूट 3/2 भी होगा। ठीक है, यानी कि ओ से प्रत्येक आवेश की दूरी, यही दोनों एक ही चीज है, ओ से प्रत्येक आवेश की दूरी अंडर रूट 3/2 भी। ठीक है, अब जो है अब निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। आवेश विन्यास बन रहा है, तो आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र O पर वैद्युत विभव, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सबके लिए Q होगा, और अपान R एक दूरी देख लीजिए कितना है आपका अंडर रूट 3/2b। ठीक है, Q अपान R, और ये तो एक के कारण हुआ, एक आवेश के कारण हुआ, ऐसे कितने आवेश के कारण निकालना है, 8 आवेश के कारण निकालना है। देख लीजिए
यानी कि 8 कॉर्नर बन रहा है, तो 8 के कारण तो क्या करेंगे, इकट्ठा इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या तो आप 8 बार इसको जोड़िए या तो 8 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू ये 8 हो जाएगा 8Q। ठीक है, और ये देखिए नीचे है 2 तो ऊपर चला जाएगा, और ये अपान √3 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9। ठीक है, और इंटू अब देखिए ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16Q हो जाएगा अपान √3 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका निकल के आ गया क्या, विभव का मान। ठीक है, कहाँ पर निकल के आ गया, तो केंद्र पर निकल के आ गया कि इतना विभव होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आपसे पूछी जा रही है कि इसी के साथ साथ बता दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बिल्कुल भी आप लिखेंगे यहाँ पर, अतः केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, अतः केंद्र, अब लिखिए केंद्र पर, अब केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। अगर आप ई मानते हैं तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसलिए जो है जो भी आवेश का वितरण होता है वह जो है पृष्ठ पर होता है, उसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। इस आवेश विन्यास के कारण केंद्र O पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो यही आपसे इसमें पूछा जा रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो है जरूर आप अपने मन से प्रैक्टिस करिए, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।